नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स एक्सपायर ग्रुप के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों, ये जितने प्रश्न सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर दोस्तों लिखा हुआ है, विश्व प्रसिद्ध नर्सरी राइम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किनकी रचना है। तो आपसे दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो है वो किसकी रचना है। तो किसकी रचना है? जेन टेलर के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्या होगा? जेन टेलर। इसके बाद दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 नंबर दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों 37 नंबर क्या कह रहा है, राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय तक रहता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति अपने पद पर कितने समय रहता है। तो आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं तो आप इसे याद करिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उसे क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति। और उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का कार्यकाल उसका होता है। और दोस्तों एक बात कि ये उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है। तो आप याद कर लीजिएगा यूएसए। ठीक है, यूएसए के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। तो ये भी आप क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने में नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे है कि कितने वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी वाला 14। ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो है किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 24। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो होता है अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, ये 2 अनुच्छेद हैं जिसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, याद करिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में रखा गया है? 23 से 24 में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अनुच्छेद 24, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे आ जाए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे 23 से 24 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये भी देख लिया होगा अच्छी तरीके से। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 39 नंबर दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्या लिखा हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इससे संबंधित जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नाम याद करिएगा, लॉर्ड कैनिंग। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों सती प्रथा, एक थी सती प्रथा चलती थी, तो एक सती प्रथा थी। ठीक है, सती प्रथा का अंत ठीक है किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ठीक है, आप इनका नाम अच्छे तरीके से याद करिएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। और दोस्तों सती प्रथा को रोकने के लिए एक दूसरा भी था। ठीक है, इनका सहयोगी कौन था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, कौन था? राजा राम मोहन राय। आप नाम याद कर लीजिए इस तरीके से, राजा राम और मोहन राय। ठीक है, उन्होंने इनका सहयोग किया था किसका? लॉर्ड कैनिंग का, सती प्रथा का अंत करने के लिए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है 40 नंबर। ठीक है, 40 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा। सवाल आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपसे कहा गया दोस्तों है कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, उस नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों उस नदी का नाम है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा जाए कांगो नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, कांगो नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई मैं आपको बता दे रहा हूँ है 4371 किलोमीटर। ठीक है, 4371 किलोमीटर है इसकी लंबाई। किसकी? कांगो नदी की लंबाई है। और कांगो नदी किस महासागर में गिरती है, तो आप इसे याद करिएगा, कांगो नदी जो है वो अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में कौन सी नदी गिरती है? कांगो नदी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है 41 नंबर 41 नंबर। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित आपसे पूछा गया। ठीक है, तो केंद्र शासित कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, याद कर लीजिएगा, लक्षद्वीप जो है वो सर्वाधिक साक्षरता वाला
केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे कहा जाए सिर्फ कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो अगर राज्य की बात की जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? राज्य होगा आपका केरल, ठीक है, राज्य होगा केरल। और अगर दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो कौन सा होगा? लक्षद्वीप। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो मैंने कल बता दिया था सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार, ठीक है, बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बता दिए क्वेश्चन। पहला कौन सा है कि सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और क्या कहा मैंने आपको अगला बताया है कि सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अब दोस्तों इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 नंबर दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। 28वां GD बिरला विज्ञान पुरस्कार 2018 से नवाजा गया था, मतलब किसको मिला था ये, ठीक है। तो ये किसको मिला था आपको यहाँ बताना है। तो इसका करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, राजीव कुमार वर्षानी को, ठीक है, राजीव कुमार वर्षानी को ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 मतलब 43, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आपसे कहा गया कि राज्यपाल जो है ये विधान परिषद में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल के अंडर में कितना होता है? सिर्फ 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 भाग जो है राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 44 नंबर देखिएगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में जो है कि देशों के पुराने नाम भी आपसे पूछे सकते हैं, ठीक है। तो आप पुराने नामों को देखिएगा और उन्हें समझिएगा भी। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस देश का नाम जो है फार्मोसा था। फार्मोसा किस देश का पुराना नाम था? तो किसका था? ताइवान का था, ठीक है, ताइवान का था। और दोस्तों यहाँ पर आप एक्चुअल देखें, यहाँ पर लिखा है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा। तो आप इसे याद कर लें, ठीक है, वर्मा कहाँ का नाम था? म्यांमार का नाम था पुराना वर्मा। और ताइवान क्या था? फार्मोसा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ 2 बता दिए हैं, 2 ही पता थे मुझे। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। आगे दोस्तों आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर देखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार महिलाओं ने की? स्वतंत्रता से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार महिलाओं ने की? कितनी बार की? 3 बार की, ठीक है, 3 बार की। आप अच्छी तरीके से इसे पढ़िएगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सबसे पहला काउंट किसने की, ठीक है, पहली बार किसने की, फिर दूसरी बार किसने की, तीसरी बार किसने की, ठीक है। तो पहली बार किसने की थी? पहली बार थी एनी बेसेंट, नाम याद करिएगा, पहली बार एनी बेसेंट ने की थी अध्यक्षता। दूसरी बार किसने की थी? दूसरी बार की थी सरोजनी नायडू में, ठीक है। पहली बार कौन था? एनी बेसेंट, दूसरी बार सरोजनी नायडू। और तीसरी बार की बात करेंगे तो तीसरी बार किसने की थी? नेल्ली सेन गुप्ता ने, ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता ने। मैंने आपको तीनों नाम बता दिए हैं। पहली बार कौन था? एनी बेसेंट, दूसरी बार कौन था? सरोजनी नायडू, और तीसरी बार कौन था? तीसरी बार था नेल्ली सेन गुप्ता, ठीक है, सब बता दिए मैंने आपको। अब आगे देखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है 40 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस प्रकाश में होती है? सबसे अधिकतम किस में होती है? लाल रंग में, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा कि लाल रंग के प्रकाश में सब प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। और सबसे कम कहा जाए तो होगा बैंगनी, ठीक है, सबसे कम बैंगनी, सबसे अधिक लाल। आगे देखिए 47 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं किस कारण? वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। याद करेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, पृष्ठ तनाव के कारण ये वर्षा की बूंदें जो होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल होती हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा जाए कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। याद करिएगा आप लोग। आगे देखिए 48 में दोस्तों है, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए अमीटर का उपयोग करते हैं? तो अमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए क्या आता है? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का उपयोग क्या आता है। दूसरी बात दोस्तों ये आती है कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसे? एमीटर को परिपथ में, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अगर दोस्तों यहीं पर आपसे कहा जाए कि वोल्टता को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वोल्ट मीटर को, ठीक है, या कहेंगे आपसे विभवांतर को मापने के लिए तो आप होगा वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ते हैं समांतर क्रम में, ये बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों आ चुके हैं हम लोग 49 पर, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है। संवेग के बदलाव की दर जो होती है दोस्तों बल के समानुपाती होती है, ठीक है, बल के समानुपाती होती है। तो इसे भी आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि बल एक कैसी राशि है, तो बल कैसी राशि है? बल राशि एक सदिश, ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि। बल का मात्रक क्या होता है? अभी बता चुका था, न्यूटन। बल का मात्रक दोस्तों क्या होता है?
न्यूटन होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग 50 नंबर को। 50 नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, मानव ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए नियंत्रित रखती है, मतलब ऐसी ग्रंथि जो शरीर का तापमान को नियंत्रित रखती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहते हैं। अगर दोस्तों आपसे यहीं पर कहा जाए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो आपको पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है 51 नंबर, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या नाम है? बायोटिन। बायोटिन। अब दोस्तों मान लीजिए आपसे कहा है विटामिन ए का नाम क्या है, तो आप सभी को पता होगा विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। अब दोस्तों आपसे कहा जाए नहीं विटामिन बी का नाम क्या है, तो बी का नाम क्या है? थायमिन। अगर कहा जाए B1 का नाम क्या है, तो B1 का नाम भी वही है, थायमिन। सी का नाम क्या है? सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी के नाम होते हैं। तो आपसे पूछा गया B7, तो आप बी के जितने भी पार्ट हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो B7 का नाम क्या होगा? बायोटिन। अब दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे थे। अब ऑप्शन देख कर ही आप टिक लगा सकते थे कि देखिए रेटिनॉल क्या होता है? विटामिन ए का नाम होता है, तो यह नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए थायमिन विटामिन बी या B1 का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता, हटाइएगा। अब बच्चे आपके पास कौन से? बायोटिन और पौधों के प्रोटीन से, तो यहाँ पर इसका देखिए ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, नाम ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका सी वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुका आपके लिए 52 52 नंबर। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? लंबा, सबसे लंबा कौन सा है? सिकोया। ठीक है, सिकोया का वृक्ष है। इसकी लंबाई दोस्तों कितनी होती है? ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 120 मीटर होती है। 120 मीटर बहुत हुआ है। ठीक है, 120 मीटर दोस्तों इसकी लंबाई, ऊंचाई जो है होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया है। अब आगे देखिएगा, आगे दोस्तों देखिएगा ये भी प्रश्न देखिए आप लोग, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? विद्युत मोटर जो है वो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? किस ऊर्जा से किस में चेंज करता है? तो दोस्तों ये किस में चेंज करता है? ये चेंज करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन? विद्युत मोटर। देखिए दोस्तों 54 नंबर, 54 को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे। 54 नंबर आपसे क्या कह रहा है? दाब की विमाएं ज्ञात कीजिए। दाब, देखिए दोस्तों पहली बात तो ये है कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, पहले याद करिएगा आप लोग। दूसरी बात दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है? दाब का सूत्र दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ये भी आप याद करिएगा। और इसका सूत्र था, इसका मतलब हुआ क्या हुआ? इसका मतलब बल का मात्रक क्या होता है? देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन अपान में क्षेत्रफल होता है क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है, इसकी विमा निकालनी है। आप लोग अगर एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपको सिखाया गया होगा कि विमा किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर कौन सा वाला है? आपको यहाँ पर यही चेक करना है। ठीक है, ml की पावर -1 और t की पावर -2, मतलब ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, देखिए आ चुके हम लोग 55 नंबर पर। 55 को दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या रहा है? फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल पर न्यूनतम संभव ताप आपसे पूछा गया है, क्या है? तो कितना है? -459.67 फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना ताप है न्यूनतम। आगे देखिए, डायोड बल्ब के खोजकर्ता कौन है? डायोड बल्ब मतलब कौन सा डायोड वाला होगा? मतलब एलईडी बल्ब होता है वही वाला। ठीक है, इसके खोजकर्ता दोस्तों आपसे पूछे गए हैं, कौन होंगे इसके खोजकर्ता? इसके खोजकर्ता हैं दोस्तों JS फ्लेमिंग। ठीक है, JS फ्लेमिंग। इन्होंने डायोड बल्ब की खोज कब की थी? 1904 में। ये बात आप याद कीजिएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। डायोड बल्ब खोज किसने की थी? JS फ्लेमिंग ने कब की थी? 1904 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आप पहले क्वेश्चन को समझिएगा। प्रश्न आपसे कह रहा है कि शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बहुत ठीक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आपका होगा 2.8। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, तो शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। अब दोस्तों इसी के साथ पूछे आपसे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का कितना होता है? रक्त का होता है 7.4। ठीक है, 7.4 याद करिएगा आप लोग इन्हें भी। आगे दोस्तों आपके लिए एक और मैं बताऊंगा भी, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका पूछाता है सिरका, कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4। ठीक है, ये सिरका का होता है। ऊपर जो होता है वो होता है रक्त का। ठीक है, तो आपने इतने याद कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 58 नंबर पर। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। ठीक है, 3 होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो गया है, 3। आगे देखिए दोस्तों,
आगे देखेंगे दोस्तों, अगर तो आगे आपको मिलेगा 59 नंबर देखेंगे, देखिएगा किस निष्क्रिय गैस का प्रयोग मिश्र धातुओं के आर्क वेल्डिंग में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो किस गैस का उपयोग करते हैं दोस्तों? आर्गन गैस का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि बिजली का बल्ब जो होता है, एक बल्ब 10 रुपये वाला बल्ब जो होता है, उसमें दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, आर्गन गैस में जो है भरी जाती है। अब दोस्तों आपके लिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर 60 क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ पर। तो 60वां दोस्तों क्वेश्चन क्या है? 2019 के फोर्ब्स के अनुसार भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली महिला है। सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है? आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन है? तो यह है दोस्तों निर्मला सीतारमण। ठीक है, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा, निर्मला सीतारमण। दोस्तों इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको बताया 25 प्रश्न जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।